फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी की क्लास एनसीईआरटी हम लोग 6 to 12 तक का जो सीरीज लेके चल रहे हैं, इसमें हमने हिस्ट्री का 6, 7 एंड 8 क्लास का कवर करा दिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपसे ये हमारा आवास मतलब ज्योग्राफी की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 6 to 8 तक क्या करेंगे, जैसे हिस्ट्री कवर करा दिया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब इसके बाद ज्योग्राफी भी आपको करा देंगे 6, 7 और 8 क्लास तक। फिर इसके बाद पॉलिटी भी करा देंगे 6, 7, 8 तक। और इसके बाद हम कराएंगे आपको 9, 10 क्लास का। ये सारी चीजें हिस्ट्री हो जाएगी। फिर हम जियो कराएंगे, फिर आपका पॉलिटी कराएंगे, फिर इसके बाद 11, 12 का एक साथ में। देखिए एक सीक्वेंस होता है, एक टर्मोलॉजी होती है, कहाँ तक चीजें एक दूसरे से लिंक कर सकती हैं। उसके बाद हार्ड पोर्शन आएगा। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ हिस्ट्री हमने समझी, ज्योग्राफी समझ लेते हैं, पॉलिटी समझेंगे। इसके बाद फिर क्लास 8, 9, 10 का कराएंगे, फिर 11, 12 का। तो आज की क्लास में हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 का ज्योग्राफी रहेगा आपका। और क्लास 6 में ज्योग्राफी में की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। चलिए स्टार्टिंग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, और इसमें जो प्रस्तावना दी रहती है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। इसी वजह से हम लोगों की प्रस्तावना भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ काम की चीजें नहीं है, ये केवल इंडेक्स है आपका। देखिए तो इसमें हम लोगों को रीड करना है सौरमंडल में पृथ्वी क्या स्थिति है पृथ्वी की, वो देखेंगे। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एवं आपके लॉन्गिट्यूड्स दोनों को देखेंगे। पृथ्वी की गतियां, रोटेशंस ऑफ अर्थ, मानचित्र मैपिंग करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल देखेंगे। हमारा देश भारत, तो भारत के परिविष्ट में कुछ चीजें देखेंगे। तो ये 6 टॉपिक हैं आपके। 6 टॉपिक को हम कराएंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये भारत का संविधान जो उद्देश्य का आपकी दी गई जो आपको प्रीलिम से बोलते हैं उसको, तो ठीक है नहीं बोल पा रहे बट आप उद्देश्य का समझ लीजिए। तो इसको एक बार हर बुक में हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं नई क्लास का, तो उसमें एक बार रीड करना जरूर रहता है। इस वजह से हम लोगों को लर्न हो जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरीके के न्याय थे, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरीके की स्वतंत्रता। तो न्याय कितना आपका 3 तरीके का, स्वतंत्रता कैसे है 5 तरीके की, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 1949 को ईस्वी को यथादत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपकी प्रस्तावना की कुछ चीजें नीचे दी रहती है, क्या क्या ऐड किया गया। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। संविधान का जो 42वां संशोधन था अधिनियम 1976 में ही हुआ था। 1976 की धारा जो 2 था, इसमें आपको राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 कौन सा था हम लोगों का, उसको देखते हैं। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो पहले ये ग्रह देख लेते हैं। इस साइड में देखो सारी चीजें दी गई है। तो ये ग्रीन आपका जो अर्थ दिख रहा है, ये वाला पार्ट है। इसके बाद ये आपका कौन सा, ये शुक्र है। तो पृथ्वी के पास का सबसे पास का ग्रह हम क्या बोल सकते हैं, शुक्र बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे ये देखो फिर इसके बाद शुक्र के बाद ये आपका फर्स्ट सेकंड रो में, और छोटे से देखो फिर उसके बाद बुध आ जाता है। तो सबसे पास का जो ग्रह है पृथ्वी का वो शुक्र है, और उसके बाद आपका क्या है, बुध आ जाता है। फर्स्ट रिंग में आपका कौन सा है, बुध है। तो पृथ्वी का सबसे पास का बुध हो जाएगा। सेकंड रिंग में क्या है, शुक्र है। अच्छा सूर्य के पास में ये, चलिए रीड करके क्लियर कर लें। शनि ऐसा है जिसमें रिंग है ना, ये आपका यूरेनस हो गया। प्लेटो सबसे बाहरी कक्षा में, नेपच्यून है, बृहस्पति है। तो देखते हैं इसको पूरा सारी चीजें इसको डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे। टॉपिक हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए रीड करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है ना।
सभी को अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे सूर्यास्त होता है, संख्या बढ़ती जाती है, रात होती जाती है, उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, मतलब उनके पास खुद की टिमटिमाहट नहीं है, लेकिन चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पूर्ण चंद्रमा को हम 1 महीने में एक बार देखेंगे। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, जिसको हम पूर्णिमा होती है, उस समय क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। वही आपका पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। यह चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। जो 15 दिन की चंद्रमा हम देखते हैं उसको अमावस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाएगी। ठीक है, ऐसी रात में अक्सर आसमान साफ, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते। तो अमावस्या की रात में हम बोल सकते हैं कि आसमान एकदम से शांत मतलब साफ रहता है। और पूर्णिमा चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ज्योग्राफी है, क्लियर करके चलेंगे बिल्कुल धीरे धीरे से, कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उनकी सबसे छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि जो चीजें रात में चमकती है वो दिन में नहीं देख पाते, है ना? क्योंकि सूर्य की इतनी रोशनी रहती है, इस वजह से सारी चीजें हम ये नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम से? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? अगर पूछा जाएगा आपसे तो बता देना कि वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, है ना, तथा गर्म होते हैं, मतलब बड़े आकार में भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, बोल सकते हैं। इनके पास एनर्जी रहती है, उसी को रिलीज करते हैं। ये बड़े आकार में भी होते हैं। साइड से देख लेते क्या लिखा था। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी कि एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई लें और एक कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींच दें और कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे से छेद करें। अब कागज के छिद्रित जो वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबड़ बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच और कागज के बाहर रहे हैं। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर से मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। समझ रहे हैं ना कि एक कागज को लगाएंगे, छोटे छोटे सुई से उसमें छेद कर देंगे तो तारों की अंधेरे रूम में देखेंगे तो कहीं ना आपको तारों की तरह वो चमकते के दिखाई देंगे। आप कमरे की सभी बत्तियों को जला दें, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? यहाँ पे बत्ती, लाइट है। रूम की अगर हम लाइट जला दें, उसकी इतनी रोशनी है कि वो सारी लाइटें हमें दिखाई नहीं देंगी। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं।
लेकिन लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य के ही समान है, कहीं ना कहीं ये बहुत दूरी पे है, इस वजह से ये हमें ना तो इनकी ऊष्मा को और ना ही इसके प्रकाश को महसूस कर सकते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। विभिन्न आकृतियां जैसे आपके नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या नक्षत्र मंडल जैसे अर्सा मेजर और बिग बियर बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल जो है आपका सप्त ऋषि, मतलब सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। देखिए अब तो ये छोटे बच्चे के हिसाब से कह रहे हैं ना, आप कहिए, आप तो खुद देख सकते हैं, हम लोग यूपीएससी के लिए इसको पढ़ रहे हैं। तो तारों को तथा नक्षत्रों को दिखाएं। हाँ, जो छोटा बच्चा कोई देख रहा हो तो कह सकता है, फिर भी अगर पता नहीं होगा बड़े को भी वो भी पूछ सकता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, हमेशा उत्तरी दिशा में ही रहता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो ध्यान देना, कहा सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाने हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो हम ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। चलिए देखते हैं, पहले इसको रीड कर लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिनके पास खुद की प्रकाश नहीं आता है। ग्रह जिसे हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। सूर्य की ऊष्मा ऐसी है, कभी खत्म होने वाली है, आप कितना भी यूज कर सकते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि इस पास जो पास का इसका तारा है उसकी वजह से अगर हम पृथ्वी को चंद्रमा से देखेंगे तो ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, कहीं भी दूर से देखेंगे। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए। तो साइड से देखते हैं, देखो इन्होंने सप्तऋषि ध्रुव तारे के बारे में बताया था कि 7 तारे हैं। देखो लाइन से ये देखो ये आए हैं। अब इनसे एक हम काल्पनिक रेखा बनाते हैं सीधी, तो ये यहाँ पे आपका ध्रुव तारा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ध्रुव तारा दिख रहा है। संकेतक तारे हैं ये उत्तर दिशा में, ये पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, तो पूर्व इधर होगा, इधर पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। साइड में लिखा है कुछ रोचक तथ्य हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था क्या, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस, इसके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो किस किस पे? शनि पे था, बृहस्पति पे था और यूरेनस पे था। आगे देखते हैं, ये आपको पिक्चर बनी है, इस पे पूरा देख सकते हैं आराम से, जो हम लोग अभी स्टार्टिंग में छोटा सा दिखाया गया था। चलिए देख लेते हैं, स्टार्टिंग से यहां से देखते हैं। ये सूर्य, तो सूर्य के सबसे पास का जो तारा आपका बुध दिख रहा है, जिसको हम मरकरी कहेंगे ना, 58 पे। फिर आपके बाद इसका दिख रहा है जो वीनस हो जाएगा 108 पे, है ना। फिर इसके बाद आपका अर्थ पृथ्वी 150 पे। मंगल की बात करेंगे मार्स 228 पे। फिर यहाँ पे ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है आपके, ये देखो दिख रही है,
क्या ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है? एक मिनट, ठीक है। ऊपर आगे जाते हैं तो ये आपका बृहस्पति आ जाता है 778 पे, फिर आपका इसके बाद शनि आता है 1427 पे, फिर यूरेनस आपका आएगा 2869 पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीजें लिखी है। लिखा है कि इसमें दूरी मिलियन किलोमीटर में है, जो हम लोग देख रहे थे, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होते हैं, ठीक है, मतलब 60 हो जाएंगे। तो बुध की बात करते हैं तो इसको थोड़ा छोटा करके रीड करते हैं, ऐसे दिखेगा, ये थोड़ा हो नहीं पाएगा, समझ लेना, बोलते रहेंगे। बुध की अगर बात करें, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 28 दिन में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, और 59 दिन में। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में, और परिक्रमण जो करता है वो 28 दिन में। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कब करेगा? 88 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिन में। शुक्र की बात करें, शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो 243 दिन में करता है। पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी के बारे में आप लोगों को पता होगा, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है पृथ्वी। और चंद्रमा की संख्या 1 है, मतलब पृथ्वी का उपग्रह। मंगल की बात करें, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 687 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है। चंद्रमा की संख्या यहाँ पे मंगल की 2, मतलब मंगल के 2 उपग्रह हैं। आंतरिक ग्रह किसे किसे कहते हैं, चलो पहले इधर को देख लेते हैं। फिर लिखा है कि बृहस्पति की अगर बात करेंगे, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 9 दिन में कर लेता है, और सूर्य की परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल समझ लीजिए, ठीक है। 9 घंटे और 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या इनकी लगभग 53 है, मतलब 53 इनके उपग्रह हैं। शनि की बात करेंगे, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 29 साल में है, 5 महीने 29.5 साल समझ लेंगे। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में कर लेता है। चंद्रमा की संख्या इनकी लगभग 53 है। ओके, यूरेनस की बात करते हैं, सब कुछ लिखा है, देख के चलते हैं। यूरेनस की बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग इनकी 27 है। नेपच्यून की बात करेंगे, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण की बात करें तो 164 साल, और अपने अक्ष पर घूर्णन है इनका 16 घंटे 7 मिनट, मतलब चंद्रमा की संख्या इनकी 13 है, ठीक है। चलिए नीचे कुछ लाइन लिखी थी उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है नीचे कि बाह्य ग्रह जो अपने सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, तो गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, उनको हम बाह्य ग्रह कहेंगे। कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के बहुत नजदीक है, उन्हें आंतरिक ग्रह कहेंगे। तो मतलब 1 2 3 4 मतलब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे, और बाह्य ग्रह कौन से हो जाएंगे? बृहस्पति शनि है वो आपका बाह्य ग्रह हो जाएंगे, बृहस्पति शनि नेपच्यून है यूरेनस। तो 4 आंतरिक है, 4 बाहर। तो जैसे आपको उल्टे सीधे लग रहा है, बृहस्पति शनि को हटा के यूरेनस नेपच्यून ये सब आपके बाह्य हो जाएंगे, और जो एक जैसे दिख रहा है पृथ्वी को लेके सब दिन आ जाएंगे, जिसमें मंगल है बुध है शुक्र है, ये सब आपका याद करने के लिए बता रहे, ये आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता है, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें, इसको लिखना है, बताना है। आगे लिखा है, चलिए इसको रीड करते हैं। अपना आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, मतलब उपग्रह भी है। तो देखा पृथ्वी का एक ही था, है ना। सौरमंडल की बात करते हैं, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। तो सूर्य और 8 ग्रह उपग्रह की बात करें, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या चीजें आ रही हैं? सूर्य आ गया, 8 ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, खगोलीय पिंड आ जाएंगे आपके, क्षुद्र ग्रह जो थे वो, एवं उल्का पिंड से मिलकर इस सौरमंडल का निर्माण हुआ है। सौरमंडल इसी को कहते हैं जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। ओके, तो मुखिया सूर्य, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें ये सनलाइट है, वो ऊर्जा है, नहीं से ले रहा है।
तो पहले थोड़ा सा सूर्य भगवान के बारे में देख लेते हैं क्या है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य क्या है? सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब सूर्य से ही सबको 8 ग्रहों को रोशनियां मिलती हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। समझ रहे हैं ना? सबसे नजदीक का तारा होने के बाद भी ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, आप समझ लीजिए। इसलिए इसकी हीटिंग वेव को हम लोगों के पास आ ही नहीं पाती है ना। ग्रह की बात करते हैं। ग्रह क्या? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। तो सूर्य से दूरी सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी। तो मतलब सबसे पास में अगर हम बोले सूर्य के तो बुध आ जाएगा, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी हो जाएगी। जैसे ऊपर वो मैप हम लोगों ने देखा था, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, 3 मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये आपके क्रमशः हैं। इनको लर्न करने के लिए सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका बताइए। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो पता होगा यहाँ पे आपका जैसे बुध था मरकरी हो गया था, शुक्र से वीनस हो गया था, है ना। और आपका पृथ्वी अर्थ हो गया था, फिर मंगल मार्स हो गया था, है ना। बृहस्पति जुपिटर, शनि स्टोन्स, यूरेनस है ना, और नेपच्यून। तो ये सब माई एवरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये सारी चीजें हो गई। इस साइड से कुछ दिया गया। शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर भी दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया। पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, जी का मतलब क्या है? पृथ्वी एवं ग्राफिया, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में देखते हैं। जियो मतलब जियो प्लस हम लॉजी लगा देंगे तो जियोलॉजी हो जाएगा, पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्री की बात करेंगे, पृथ्वी का मापन करना। और जियोइड की बात करेंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप के बारे में डिफाइन कर। देख रहे कितने अच्छे से एनसीईआरटी बुक, ऐसे कहीं आपको अच्छी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये एनसीईआरटी जो बता देता है वो कहीं नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे। ताई आर्यभट्ट ने जब भी बता दिया था, अभी भी जो खगोलविद हैं, जो खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अभी देखा हम लोगों ने अपनी कक्षा में, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे केवल 88 दिन लगते हैं। पास में जल्दी से राउंड मार के आ जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या हम ट्विन सिस्टर्स बोलेंगे तो शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इस वजह से इसको जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो अगस्त 2006 में हुआ था, इसमें कह दिया कि यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में जैसे UB 313 जिसे हम सीरस कहते थे, सीरस तथा प्लूटो को बोना ग्रह कहे जा सकते हैं। सारी चीजें हो गई आपकी। अगस्त 2006 की बात थी। चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितने का समय लगता है? 8 मिनट का लगता है। तो हम पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। क्या सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। किससे? सूर्य से दूरी के हिसाब से। आकार में यह 5वां
सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो आपने जियोइड शेप में देखा होगा इसको, है ना, गोल नहीं है, तो ये ध्रुवों पे थोड़ी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब क्या कहते हैं, भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ, भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 पर क्या है, 74% पर लगभग बोलेंगे, या 2/3 पर सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह कहा जाता है। ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है, नीला ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं इसको। चलिए, ये रोचक तथ्य है, कुछ देख लेते हैं क्या रोचक तथ्य लिखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, बता सकते हैं आप लोग। चलिए चंद्रमा के बारे में देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष से लिया गया ये चंद्रमा का चित्र है, इस टाइप से चंद्रमा दिखती, देख लीजिए अच्छे से, है ना, कैसे कुम्हाड़े टाइप की दिख रही ना हम लोगों को, एक जो फल आता है। चलिए, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह सबसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से कर सकते हैं। और सूर्य कितना था, 3 लाख लगभग था, 15 करोड़ वर्ष। हाँ, अभी देख लेते हैं, बता देते हैं, यहीं पे लिखा था। हाँ, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर था वो। तो सूर्य तो बहुत ही दूर हो गया, लेकिन वो बड़ा भी है, ये ध्यान रखना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रॉकेट परीक्षण है, आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पिक्चर में ऐसे रॉकेट को परीक्षण किया जाता है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना इस टाइप से ये गिरता है। उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, तो इस टाइप से ये अभी चंद्रयान जो 3 भेजा गया था उसके बारे में पढ़ लेना। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार का चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट है, IRS और एडुसैट इत्यादि, ये 3 हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, ये बताना है ना। चलिए, तो चंद्रमा, इसको रीड करते। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का 27 लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है जब फुल मून रहता है, आप देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं क्या है। ये आपका क्षुद्र ग्रह दिख रहा है ऐसे, तो देखते हैं क्या है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों, तारों, ग्रहों, उपग्रहों अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किनके बीच पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये ग्रहों से ही टूटकर अलग हो गए थे, बट इनको क्या, ये अपनी कक्षा में नहीं रहते हैं तो उधर चले जाते हैं, इस वजह से उनको
अलग कर दिया गया ग्रह की कैटेगरी से। उल्का पिंड के बारे में बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे, देखो क्या है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। डेफिनेशन पहले क्लियर की जाती है कैसे कहते हैं। तो जो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहा है ना, उसी में छोटे छोटे पत्थर, उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। जैसे हमेशा न्यूज में भी रहता है कि उल्का पिंड का डर है, गिर सकता है, ये है वो है। तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर, किसके साथ, ध्यान देना कि वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिससे आपकी झील, क्रेटर झील का निर्माण होगा। अभी बताएंगे आपको। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, मतलब मिल्की वे जिसको कहते हैं, आकाश गंगा या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, तो इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का या ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। समझ सकते हो, बोलने को हो जाता है। तो ये आकाश गंगाएं ढेर सारी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये देखो आकाश गंगा आपको दिख रहा है, ये व्हाइट पट्टी जो दिख रही है अभी तारों की, आपको बताया था, इसी को मिल्की वे आकाश गंगा कहते हैं। ये देखो पृथ्वी से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो मान लीजिए हम लोग यही पृथ्वी में बीच में खड़े हैं, जो गर्ल्स खड़ी है, तो पहले ये पृथ्वी से हम सौरमंडल आएंगे, फिर आकाश गंगा, फिर ब्रह्मांड आएगा। ब्रह्मांड क्या आता है सबसे लास्ट में। तो क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा या मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? इसमें देखो लाखों आकाश गंगा भी है, ब्रह्मांड में सौरमंडल भी है, पृथ्वी भी है। हम बोल सकते हैं आकाश गंगा में भी सौरमंडल है, पृथ्वी है, सौरमंडल में पृथ्वी है, ठीक है, क्योंकि आउटर लेयर से लेंगे सारी चीजें इंटीरियर लेयर में आ जाएंगे। तो अभ्यास प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। छोटा सा टॉपिक था, कुछ ज्यादा नहीं थे। पहला क्वेश्चन लिखा है कि आपको बताना है कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो अभी आप लोगों ने रीड किया, ग्रह और तारों में क्या अंतर, आराम से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ग्रह की अगर बात करें तो ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है ना, और ग्रह सामान्यतः तारे से छोटे या छोटा होता है, कुछ ही बोल सकते हैं। तारे की बात करेंगे तो तारे के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, जैसे सूर्य एक तारा ही हमने एग्जाम्पल बताया था। सामान्य रूप से अगर हम तारे की बात करें तो तारा ग्रह से काफी बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? भैया अभी जस्ट आप लोगों ने रीड किया है कि सौरमंडल से हम क्या समझते हैं, आराम से बता सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, है ना। कि जो सूर्य और 8 ग्रह जो ना, सूर्य 8 ग्रह हैं, उपग्रह तथा कुछ जो अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। तो सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है, और ग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। आप सबके बारे में पढ़ा, कौन सा कितने दिन में लगाता है। उपग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं। उपग्रह हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो सूर्य से बताना, मान लीजिए चलिए हमारे सूर्य भगवान है, इनसे दूरी, तो मतलब सबसे पास क्या आएगा, तो बुध आ जाएगा, फिर इसके बाद शुक्र आ जाएगा, शुक्र है ना, शुक्र के बाद पृथ्वी आ जाएगी, अब लिख लेना ना, फिर मंगल आ जाएगा, फिर बृहस्पति आ जाएगा, है ना, शनि आ जाएगा, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस और आपका नेपच्यून, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए 8 ग्रह। हाँ, सूर्य अलग है, देखो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, इसके पहले क्वेश्चन वाला आंसर बोला था ना, क्या कहा था उसमें कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल बना है।
ये भूलना मत, गलत मत कर देना, नहीं आप 8 ग्रहों में उसको भी काउंट कर दो। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से हो गए 8। कौन कौन से थे? बुध सबसे पास, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया? भैया पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा गया कि जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियां संभवतः जैसे केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, और पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी हम बोल सकते हैं ना। पृथ्वी पर जो जीवनदायी ऑक्सीजन गैस है और ओजोन परत भी पाई जाती है जो हमारे यूवी रेस से संरक्षण करती है, ऐसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? बता दीजिए भैया क्या कि लगभग जो चंद्रमा है 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ये अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है लगभग। तो इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतिविधियों को पूरा करने में समान समय लेता है, और यही कारण है कि हम चंद्रमा को एक ही भाग देख सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग है उसकी ना वो सेम चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 बताना कि ब्रह्मांड क्या है? बताओ ब्रह्मांड क्या है? जो करोड़ों तारे हैं, बादलों तथा जो गैसों की एक प्रणाली आकाश गंगा है। तो इस प्रकार की जो लाखों आकाश गंगाएं जो मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा भी है। हम लोग भी आ जाएंगे, कुछ अलग से थोड़ी है। चलिए एमसीक्यू और देख लेते, टिक मार क्वेश्चन है। तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? भैया अभी आप लोगों ने पढ़ा, किस ग्रह को जानते हैं? आराम से बता सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। किसको? कहीं दिख रहा है? शुक्र, हाँ, ऑप्शन गा हो जाएगा। फिर लिखा है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा भैया पृथ्वी तो है, सूर्य से तीसरा हमने देखा था अभी। तो ये आपके टिक मार क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं क्या उसमें। अच्छा अभी और तीसरा लिखा है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो किस पथ पर किस प्रकार लगे भाई? दीर्घ वृत्ताकार तो लगाते हैं, दूर दूर से घूम घूम के आ रहे हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता था? भाई उत्तर दिशा का हो जाएगा, ये भी क्लियर है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अभी हम लोगों ने देखा ना, मंगल और बृहस्पति के बीच। कहाँ लिखा है? मंगल भवन या मंगलहारी बृहस्पति भगवान, तो ये दोनों ठीक है। मंगल के बाद बुध आता है, बुध को मान लो आपका क्षुद्र ग्रह होगा, उसके बाद बृहस्पति, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बस खत्म, लर्न करना है यार, कैसे भी कर लो। खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान भरते हैं। पहला लिखा है कि आपका स्पेस है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उससे कहते हैं क्या? कहते हैं भैया यहाँ जो, एक मिनट, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो आकाश गंगा कहते हैं इसको। ठीक है, और नीचे लिखा है पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? भैया चंद्रमा ही तो है। नहीं, तीसरा एक तो तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। फिर लिखा है, अच्छा पॉइंट इसमें तीसरा नहीं दिया गया, गलत होगा। चलिए ठीक, पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह के क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका चंद्रमा हो जाएगा पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह आपका पृथ्वी, अभी जस्ट ऊपर देखा तो इसमें पृथ्वी आ जाएगा और इसमें चंद्रमा आ जाएगा। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा, ऊष्मा लिखा, ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, नहीं होता है पूछा है ना। तो ग्रहों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एमसीक्यू हो गए। इसके बाद और देखते हैं कुछ है या नहीं है। अब लिख दो इसको, फिर उसको मिटाना पड़ता है, काफी टाइम लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करें, बनाइए, आपका होमवर्क है, आप आराम से करिए। छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहां के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। पृथ्वी एक सौरमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो आओ खेलें हिंदी में। सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश की विभिन्न भाषाओं में सूर्य के नामों का पता लगाएं। अपने मित्र का, शिक्षक का, पड़ोसी की मदद करें। ठीक है, तो इस छोटी छोटी चीजें अपने कोई मतलब की नहीं है।
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। यहाँ पे आपको किसका, ये आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी शुरू कर